जंग जारी है। दोनों देश करीब 14 महीने से एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और इस महायुद्ध में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उसके पहले दोनों देशों की ओर से महाजंग की तैयारियां अब और ज्यादा तेज हो गई हैं। एक दूसरे को हराने के लिए इसमें जद्दोजहद शुरू हो चुका है, लेकिन इसी रसाकशी के बीच हथियारों की होड़ भी देखने को मिल रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद रहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल AK सिवाच साहब भी। लेकिन उससे पहले आपको मैं इस महायुद्ध से जुड़ी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर बता देती हूँ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन महाजंग से जुड़ी हुई महायुद्ध में बैकफुट पर यूक्रेन आ गया है। गोला बारूद और हथियारों की यूक्रेन को भारी कमी का एहसास होने लगा है। गोला बारूद की राशनिंग के लिए मजबूर हुआ यूक्रेन। यूक्रेनी सैनिकों के पास हथियारों की कमी है, ये रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है। रूस के मुकाबले यूक्रेन ने हमला जो है वो कम कर दिया है। रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि क्या बैकफुट पर अब यूक्रेन होता नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की के सामने सबसे बड़ी समस्या है गोला बारूद, हथियार। और जाहिर सी बात है, 1 साल हो गए हैं युद्ध को, 409 दिन हो गए हैं युद्ध को। पिछले 400 दिनों से भी अधिक वक्त से रोज रोज गोला बारूद, हथियारों का जब इस्तेमाल किया जा रहा हो तो एक ना एक दिन पूरा स्टॉक खपना निश्चित था। तो क्या वो दिन करीब आ रहे हैं जब युद्ध विराम होगा? क्या रूस जो है अपनी जीत का जो दावा करता है वैसा होता नजर आएगा? लेकिन अभी आपको बताते हैं कि रूस पर यूक्रेन किस तरीके से अटैक कर रहा है। तो रूस की जो रणनीति है ये हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर 24 घंटे में यूक्रेन की ओर से 7,700 शेल्स दागे जाते हैं। और इस तरह से देखें तो हर 60 मिनट में 321 शेल्स यूक्रेन दाग रहा है। और इसे 60 सेकंड के हिसाब से देखें तो करीब 5 शेल यूक्रेन की ओर से दागे जा रहे हैं। हर 12 सेकंड में यूक्रेन 1 शेल दाग रहा है। ये आंकड़े समझिए कि रूस के मुकाबले यूक्रेन का जो हमला है वो कितना कम है। और ऐसे में रूस ने अगर 60 सेकंड में 16 शेल्स दागे तो यूक्रेन ने महज 5 शेल दागे हैं। और जाहिर सी बात है, रूस जैसे ग्लोबल वर्ल्ड पावर का सामना करना यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौती रही है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि यूक्रेन ने काफी दमखम से रूस का सामना किया है। लेकिन आज के जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि अब यूक्रेन के पास गोला बारूद, हथियार जो हैं वो कम पड़ने लगे हैं। तो जंग के और कितने दिन? मेजर जनरल AK सिवाच साहब भी हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। सिवाच साहब, लगातार इस वर्ल्ड वॉर तो चलिए नहीं कहेंगे, लेकिन इस महायुद्ध पर हमारी नजर बनी हुई है। 409 दिन आज जो हम गिन रहे थे इस युद्ध के हो चुके हैं, और एक न एक दिन तो ऐसा कहा ही जा रहा था कि किसी एक को घुटने टेकने पड़ेंगे। यूक्रेन के पास अब गोला बारूद की, हथियार की कमी हो रही है। क्या ये माना जाए कि वो दिन करीब है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, ऐसा है कि ये सच्चाई है कि प्रेजेंटली यूक्रेन के कुछ हथियारों की कमी है, मगर ये भी समझना पड़ेगा कि यूक्रेन को सबसे ज्यादा मॉडर्न हथियार NATO और अमेरिका दे रहा है। अगर आप देखें टैंकों में चैलेंजर 2 जो कि एक मेन बैटल टैंक है ब्रिटेन का, वो दिया जा रहा है। लेपर्ड 2 जो कि जर्मनी का, इब्राहिम M जो कि अमेरिका का है। उससे पहले इसको जो डिफेंसिव हथियार मिले हैं, जेवलिन मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल, स्विच ब्लेड ड्रोन, फिर ऑफेंसिव हथियार मिल गए हैं उसको जो आपके M777 अल्ट्रालाइट हाउजर, हाई मार्स हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम। और अब जो है स्लोवाकिया ने इसको 4 जो MiG-29, पोलैंड 12 और दे रहा है। सच्चाई है यूक्रेन की इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहता है और स्पेशली एयरक्राफ्ट की तरफ है। जहां पर गोले की बात आ रही, मैं मानता हूं थोड़ी कमी आई है क्योंकि 400 से ज्यादा दिन से लड़ाई ये ऑन है। मगर हमें यह भी समझना चाहिए कि अगर यूक्रेन को कमी आती है, यूक्रेन के साथ पूरा यूरोप और NATO खड़ा है और रूस अकेला लड़ रहा है, क्योंकि रूस को कोई खास मदद नहीं दे रहा। रूस को कोई मदद दे रहा है या तो ईरान दे रहा है जो शाही ड्रोन, या दे रहा है नॉर्थ कोरिया जो कि उसको हथियार और कुछ अम्यूनिशन दे रहा है। चीन खुल के नहीं आया क्योंकि चीन एक बड़ा चालाक देश है। चीन जानता है कि उसका $3 ट्रिलियन का ट्रेड है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से,
उसकी 803 कंपनियां वहां पर काम कर रही हैं यूरोप में और अमेरिका में। अगर वो हथियार देगा तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे और उसकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि रूस को कमी नहीं और यूक्रेन को कमी है। रूस ने ये तो है, उसने 24 घंटे में 3 शिफ्टों से अपने हथियार और अपना एक्सप्लोसिव बना रहा है, मगर मुझे लगता है ये टेम्परेरी है। ये अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूक्रेन में जो अमेरिका और यूरोप मझधार में छोड़ दें। अगर मझधार में छोड़ना, ये लड़ाई जो है यूक्रेन और रूस की नहीं है, ये लड़ाई रूस और नेटो की है। ये जो यूक्रेन तो एक मोहरा है, तो ऐसे में अगर उसको हथियार नहीं दिए और वो नहीं लड़ पाया तो फिर ये हार होगी नेटो और अमेरिका की। क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता। तो ऐसे में ये टेम्परेरी है। और दूसरा, जेलेंस्की कुछ एक प्रेशर बहुत डालते हैं, जेलेंस्की उसको ड्रामेटाइज करते हैं जिससे कि यूरोप ज्यादा से ज्यादा, अमेरिका ज्यादा से ज्यादा हथियार दे। मुझे लगता है ये एक टेम्परेरी फेज है, उसको हथियार मिलेंगे, उसको आधुनिक से आधुनिक हथियार मिल रहे हैं। ये भी सच्चाई करनी पड़ेगी कि रूस एक बहुत नंबर 2 मिलिट्री पावर था। किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि यह लड़ाई 10-15 दिन से ज्यादा खिंचेगी, क्योंकि कहां पर रूस और कहां पर यूक्रेन। मगर यूक्रेन ने बड़ा डट के मुकाबला किया है। इट इज मैन बिहाइंड द मशीन विच हैज मेड अ डिफरेंस। ये जेलेंस्की है तो थोड़े हैं मैवरिक, पर हैं इंस्पायरेशनल लीडर। तो यह भी सच्चाई है। आज तक यूक्रेन 400 दिन से बहुत जोरों से लड़ रहा है और बखमुट भी अभी तक रूस ले नहीं पाया है। तो ऐसे में यह सोचना कि अभी यूक्रेन हाथ खड़े कर देगा और उसको यूरोप और नेटो हथियार नहीं देंगे, मुझे लगता नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जो छवि है अमेरिका की और नेटो की, उसके ऊपर बड़ा ज्यादा असर पड़ेगा। ये बात सही कह रहे हैं सेवात साहब आप, और शायद इसीलिए कहां 8-10 दिन की उम्मीद करने वाले देशों के सामने 409 दिन से जंग जारी है। बने रहिएगा सेवात साहब। और ऐसे में अब एक नजर उन देशों पर डालते हैं जहां यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार और गोला बारूद सप्लाई हुए या मिले। तो सबसे बड़ा देश तो अमेरिका है, जो सेवात साहब भी बता रहे थे कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि जंग खत्म हो और दोनों तरफ से अमेरिका का इसमें फायदा है, रूस को कमजोर करके भी। ऐसे में पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, लिथुआनिया आधे तो नाटो के वो देश हैं जो नाटो की तरफ से, क्योंकि ये जंग लड़ा जा रहा है, जो नहीं चाहते कि रूस जो है वो किसी भी तरीके से यूरोपीय देशों पर कब्जा कर सके। और तमाम बड़े देश, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जो कि रूस का विरोध करने के लिए यूक्रेन को हर मुमकिन मदद करते रहेंगे। ऐसे में ये वो बड़े देश हैं, आप इस समय वर्ल्ड मैप पर ग्राफिक्स के जरिए समझिए, जो यूक्रेन की इस लड़ाई को संजीवनी बूटी फूंक रहे हैं, जो मदद किए जा रहे हैं, और ये युद्ध आखिर दिन ब दिन आगे बढ़ती चली जा रही है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देश हैं अमेरिका, पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, लिथुआनिया। और अब आपको यूक्रेन के टॉप 5 मददगार देश मैं बताती हूँ कि आखिर सबसे बड़े वो 5 देश कौन हैं जो यूक्रेन को सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं और कौन कौन से हथियार दिए। जाहिर है इसमें नंबर 1 पर है अमेरिका। अमेरिका ने 44.43 अरब यूरो की मदद दी है। हिमार्स, नसाम्स और जैवलिन जैसे तमाम जो हथियार हैं, हॉविट्जर हो, स्टिंगर मिसाइल हो, हार्पून मिसाइल, अब्राम बैटल टैंक जैसे तमाम सैन्य मदद भी यूक्रेन को अमेरिका ने दी है। यानी कि सबसे बड़ा मदद करने वाला देश यूक्रेन के लिए है अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका, जो रूस को तोड़ने के लिए, रूस को कमजोर करने के लिए इस जंग में यूक्रेन की हर मुमकिन मदद कर रहा है। और सेवात साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सेवात साहब, इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हो चुकी है कि अमेरिका इस जंग में कैसे अपने मंसूबों को कामयाब कर रहा है और किस तरीके से यूक्रेन में वो जान फूंकता है ताकि रूस कमजोर होता रहे। और ऐसे हर तरफ से कहीं ना कहीं आज 1 साल के जंग के बाद भी फायदा तो अमेरिका को होता नजर आ ही रहा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा। अगर किसी देश को इस लड़ाई का फायदा हुआ है तो वो 2 देश हैं, एक तो अमेरिका है, एक चीन है। और अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा हुआ है उसकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसके हथियार बहुत बिके, क्योंकि छोटे छोटे देश भी डर गए हैं और वो भी हथियार खरीद रहे हैं। और इसी प्रकार यूरोप की सारी देशों ने नए नए हथियार खरीदे हैं। तो ये अमेरिका के हथियार बहुत बिके। और दूसरा, जो नेटो के अंदर एक दरार थी, फ्रांस कुछ बोल रहा था, जर्मनी कुछ बोल रहा था, या और बाकी देश थे, वो भी सब इकट्ठे हो गए हैं नेटो के साथ, अमेरिका की लीडरशिप के साथ। तीसरा, जो देश इंडिपेंडेंट रहना चाहते, न्यूट्रल, जैसे फिनलैंड और स्वीडन,
वो भी अब नाटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। फिनलैंड ने तो पहले ही ज्वाइन कर लिया 2 दिन पहले। तो ये सच्चाई है कि अमेरिका को बहुत फायदा हुआ है, और अमेरिका को यही नहीं, जो कि रूस का ऑयल और गैस जो जाता था ज्यादातर 33% और 20% जो उसकी ऑयल था वो जाता था यूरोप को, वो अब बंद हो गया, उसको भी मार्केट जो है अमेरिका को मिल गई। तो अमेरिका को तो बहुत फायदा हुआ है, और अमेरिका को एक सबसे बड़ा फायदा है कि आज जो रूस है वो इकोनॉमिकली कमजोर होता जा रहा है। एक देश 1 साल से ज्यादा अकेला नहीं लड़ सकता, उसकी इकोनॉमी पर इंपैक्ट हो रहा है और उसकी मिलिट्री भी कमजोर हो रही है। तो जो अमेरिका को दोनों तरफ से फायदा है, अमेरिका के हथियार बिके हैं, नाटो इकट्ठा हो गया है और कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, और उसमें जो रूस उसका मेन दुश्मन मानता था चीन के साथ, उसको जो है नुकसान हुआ है, इकोनॉमिकली कमजोर होगा, क्योंकि जो ऑयल है कब तक चलेगा, और उसके बाद हथियार उसको बाहरों से नहीं मिल रहे, इतने हथियार उसने खर्च कर लिए 1 साल में। तो मुझे लगता है अमेरिका को फायदा, और दूसरा चीन को फायदा है, क्योंकि जो चीन है वो देख रहा है कि किस प्रकार से उसको फायदा होगा, क्योंकि अगर रूस कमजोर होता है तो चीन का दबदबा बढ़ेगा, और वो आने वाले इंडो पैसिफिक के अंदर एक चैलेंजर के रूप में आएगा अमेरिका का। तो मुझे लगता है ये 2 देशों को बहुत फायदा हुआ है, मगर अमेरिका मझधार में नहीं छोड़ेगा यूक्रेन को, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लड़ाई नाटो वर्सेस रूस है, ये लड़ाई रूस वर्सेस यूक्रेन कतई नहीं है। यूक्रेन एक मोहरा है, तो ऐसे में उसको हथियारों की छोटी मोटी जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा, मगर क्वालिटी ऑफ हथियार देखें। आज जो रूस के पास हथियार हैं वो ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी के हैं, और जो हथियार अमेरिका और नाटो दे रहा है यूक्रेन को वो बहुत ही अच्छे हैं, जिस प्रकार से चैलेंजर 2, लेपर्ड 2, सही बात है शिवाज साहब, और इसका तो हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दर्शकों को दिया था। बने रहेगा सर। एक और बड़ी खबर जरा मैं दर्शकों को बता दूं इस बीच, रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने फिर से आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की मदद की है, क्योंकि इसकी मांग यूक्रेन ने की। यूक्रेन को फिलहाल इसी मिसाइल सिस्टम की मदद की जा रही है, लेकिन अब अमेरिका इसकी सप्लाई शायद नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि ATACMS जिसे कहा जाता है, ना मिलने से यूक्रेन की बेचैनी भी बढ़ गई है। दरअसल ब्रिटिश ALCM से रूस का मुकाबला अब यूक्रेन को करना पड़ेगा। तो ये एक हैरान कर देने वाली बात इस बीच जरूर सामने आ रही है, जहां लगातार मदद जो है वो यूक्रेन की तरफ से मांगी जा रही है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ATACM की मदद के लिए मना कर दिया गया है। तो ये ATACMS जो शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं, ये है क्या और इसकी खासियत क्या है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। दरअसल ये 1670 किलोग्राम का मिसाइल है और इसकी लंबाई 4 मीटर है, फायरिंग रेंज 300 किलोमीटर की है, स्पीड 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की है। तो आप सोचिए कि कितना पावरफुल है। ऐसे में यूक्रेन के पास अगर ये आ जाए तो फिर रूस का सामना करना कितना आसान हो जाएगा। और फायरिंग रेंज चूंकि 300 किलोमीटर की है, तो कई ऐसे इलाकों को यूक्रेन अपने कब्जे में ले सकता है जो फिलहाल रूस के पास हैं। सिवाज साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सिवाज साहब, ये ATACMS जो शॉर्ट फॉर्म में हम मिसाइल सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब अमेरिका हाथ खड़े कर रहा है कि हम इसकी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहली बात कि आखिर अमेरिका का मना करना हैरान कर देने वाली वजह है, दूसरा यूक्रेन को इससे का कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हाँ देखो, 2 बातें हैं। एक सच्चाई है, अमेरिका अगर ATACM जो मिसाइल सिस्टम नहीं दे रहा, उसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, वो नहीं देना चाहता, और दूसरा ये भी सच्चाई है कि अभी इतनी जल्दी इसको इस्तेमाल यूक्रेन नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से F-16 को भी नहीं दे रहा है अमेरिका, क्योंकि F-16 को अगर इसने कन्वर्ट करना है पायलटों को जो यूक्रेन का, तो उसको 6 महीने से 1 साल लगेगा, जबकि MiG-29 के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि वहां MiG-29 चलाते रहे। तो ये जो ATACM जो मिसाइल सिस्टम है नहीं मिलता तो इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाई मार्स अभी भी हैं, और M777 अल्ट्रालाइट हाउजर भी अमेरिका ने दे रखी हैं, और ऐसे में इन्होंने पेट्रोइट जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रखा है। मैं कहता हूं कि जो अगर तुलना की जाए यूक्रेन और रूस के जो हथियारों की, तो यूक्रेन की क्वालिटी ऑफ हथियार बहुत अच्छे हैं। अब रूस को भी चिंता है, क्योंकि वो समर ऑफेंसिव की बात हो रही है कि हो सकता है अप्रैल जाने के बाद मई में
जब जमीन सख्त हो जाएगी और बर्फ पिघल जाएगी तो टैंकों का चलना आसान हो जाएगा। और ऐसे में लगता है कि रूस प्लान कर रहा है बेलारूस की तरफ से भी और ईस्ट यूक्रेन की तरफ से भी एक बहुत बड़ा हमला, जिसको स्प्रिंग ऑब्लिक समर ऑफेंसिव बोलते हैं। मगर अभी रूस को भी बड़ा डर लग रहा है कि यह भी सुनने में आया यूक्रेन एक काउंटर ऑफेंसिव प्लान कर रहा है जो कि क्रीमिया में जाएगा, क्योंकि क्रीमिया वो समझता है उसका अपना देश है जो कि 2014 में इन्होंने इलीगली एनेक्स किया है रूस ने। तो रूस की भी चिंताएं बहुत है और मुझे लगता नहीं अमेरिका और जो नेटो और की दूसरी देश अब यूक्रेन को मझधार में छोड़ेंगे, क्योंकि यूक्रेन जीतने को तैयार है, लड़ने को तैयार है, हथियार देंगे। और ये सच्चाई है, जेलेंस्की जो हैं एक ड्रामा भी करते हैं, वो ज्यादा दिखाते हैं मुझे हथियार नहीं मिले मैं कैसे लड़ूंगा। मुझे लगता है ये एक ऑप्टिक्स है, हथियार मिलेंगे और यूक्रेन लड़ेगा। ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल सही कहा आपने, यूक्रेन लगता नहीं है इतने जल्दी घुटने टेकेगा या कभी घुटने टेकेगा, क्योंकि जो बड़ी खबर आ रही है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। महाजंग के मिशन में अब यूक्रेनी सुखोई 25 भी जुट चुके हैं। साउथ यूक्रेन में यूक्रेनी सुखोई 25 का अटैक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के ये तमाम जो सुखोई हैं वो बेहद नीचे से उड़ान भरते नजर आए और Su-25 बॉम्बर हैं, रूसी एयर डिफेंस से बचकर ये निकले हैं। यूक्रेनी पायलट्स की कलाबाजी से अब रूस हैरान है कि पहले जो काफी ऊंचाई से वार किया जाता था, अब बेहद कम डिस्टेंस से जमीन के एकदम करीब से ये हमला किया जा रहा है। यानी कि यूक्रेनी पायलट्स का भी जज्बा काफी ज्यादा बुलंद है और उनकी कलाबाजी रूस को भी हैरान कर दे रही है। तो यूक्रेन जिस सुखोई 25 बॉम्बर से रूस को परेशान कर रहा है उसकी खासियत क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सुखोई आप देखेंगे इसकी लंबाई लगभग 15.35 मीटर की बताई जा रही है और साथ ही ऊंचाई 5.20 मीटर की है। इसका वजन 11 टन के करीब है, तो साथ ही इसकी गति, इसका जो स्पीड है वो कमाल का 950 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये हमला करता है और 1000 किलोमीटर की रेंज तक सुखोई 25 जो है वो हमला कर पाने में सक्षम है। और ऐसे में यूक्रेनी पायलट्स बेहद दमदार तरीके से जब इसे हैंडल कर रहे हों तो जाहिर सी बात है कि रूस जैसा दमदार ग्लोबल पावर देश भी अब हैरान हो जाएगा। सहवाग साहब, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं रूस ने जो नहीं सोचा था आज वो दिन देखना पड़ रहा है। हैरान है यूक्रेन की सैन्य सेना और मिलिट्री पावर का दमखम देखकर, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि रूस के पास ऐसे वो तमाम हथियार, मिसाइल, बॉम्ब्स हैं जिससे वो चाहे तो बड़े बड़े देशों को कपा सकता है। क्या वो वक्त आ गया है कि रूस अपने उन हथियारों का, उन बॉम्ब्स का या न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, सच्चाई यह है कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं, दीज आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दीज आर वेपन ऑफ डेटरेंस। मुझे लगता नहीं कि ऐसा समय आ गया कि रूस अपने न्यूक्लियर हथियार या पॉइजन एयर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल इतनी जल्दी करेगा। हाँ, ये हो सकता है अगर क्रीमिया पे हमला होता है और क्रीमिया के ऊपर इतना लगता है कि वो उसके हाथ से जाने वाला है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करे। ये एक शक और सवाल सबके मन में है और कहीं ना कहीं अगर दरार है रूस और चीन के बीच में तो वो न्यूक्लियर हथियार को लेके है। चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई न्यूक्लियर हथियार इस लड़ाई में इस्तेमाल हो, पर इतनी जल्दी ये नहीं होंगे, क्योंकि सच्चाई यह है अभी कन्वेंशनल वारफेयर की इन्वेंट्री बहुत बड़ी है, न्यूक्लियर हथियार बहुत लास्ट रिसोर्ट है। और मुझे लगता नहीं कि रूस एक बहुत स्टेबल देश होने से कहीं न्यूक्लियर हथियार इतनी जल्दी करेगा। मगर अगर उसको लगा कि क्रीमिया जा सकता है तो हो सकता है। मगर ये सच्चाई है कि जो सुखोई 25 है, Su-25, ये रशियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट है जो यूक्रेन के पास हैं। यूक्रेन के जो पायलट है वो बहुत माहिर हैं और उन्होंने जो लो हाइट में चलाया है उससे क्या है आपका रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। हाँ। और ये तीन जो जाते हैं लंबे करीब 1000 किलोमीटर, क्योंकि अभी तक लड़ाई जो है यूक्रेन में हो रही है, रूस के अंदर नहीं गई है, क्योंकि रूस में जो भी एक्शन हुए वो सबोटाज के हुए। मगर अगर ये लड़ाई इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात रूस के लिए क्या होगी, चौंका देने वाले दिन की रशियन एयरक्राफ्ट से ही रशिया को आंख दिखाया जा रहा है और सुखोई 25 से जिस तरीके से यूक्रेनी पायलट्स अपनी कलाबाजी दिखा रहे हैं, वाकई न वो रडार पर आ रहे हैं और रूस को पसीना छुड़ाने के लिए भी काफी मेहनत या जद्दोजहद कर रहे हैं। सहवाग साहब, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे में कुछ और अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे बस एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।